लास्ट क्लास में अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की थी, या अपन ये कहें कि अपन स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हम पढ़ रहे थे, और जिसमें आपको बताया गया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो दो चरणों में कंप्लीट होती है। एक स्पर्मेटोसाइटोसिस और दूसरी थी स्पर्मियोजेनेसिस। और जिसमें अपन ने बात करनी थी कि स्पर्मेटोसाइटोसिस की प्रोसेस जो होती है, उस स्पर्मेटोसाइटोसिस की प्रोसेस में स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, और जब स्पर्मेटिड बन जाते हैं उसके बाद में उसके अंदर कायांतरण की क्रिया होती है। कुछ विशेष प्रकार के चेंजेज, कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिसको अपन ने कहा था स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहा था हमने? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस को हिंदी में अपन सूत्रक कायांतरण जो है अपन इसको कह सकते हैं। तो जब स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होती है तो उसमें क्या होगा कि जो स्पर्मेटिड जो बना था, क्या बना था? स्पर्मेटिड बना था। कब बना था स्पर्मेटिड? स्पर्मेटिड बना था स्पर्मेटोसाइटोसिस की क्रिया के दौरान। तो ये जो स्पर्मेटिड बना था ये कैसा था? ये स्पर्मेटिड गोल था, एचल था। एचल का मतलब एग जैसी था, और कैसा था? भारी था। कैसा था? भारी। अब क्या होगा कि जब स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होगी, तो स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होने के बाद में ये स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्मेटिड कन्वर्ट होगा किसके अंदर? गोल जो है वो तो कैसा हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। एचल है वो कैसा हो जाएगा? चल या गतिशील में कन्वर्ट हो जाएगा, और भारी जो है क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। ठीक, तो स्पर्मेटिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें स्पर्म को क्या बोलते हैं? शुक्राणु। इसमें शुक्राणु में परिवर्तित हो जाए। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो क्रिया होगी वो कौन सी कहलाती है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की क्रिया को क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस अपन कहेंगे। ठीक है, ये जो स्पर्मियोजेनेसिस की अपन बात करते हैं, ठीक, तो स्पर्मियोजेनेसिस की जो क्रिया होती है, ये जो घटना होती है, इसमें स्पर्मेटिड में कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन जो है वो देखने को मिलते हैं। किस किस में परिवर्तन होते हैं? एक तो चेंजेस इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस होता है, मतलब कहें कि केंद्रक में परिवर्तन हमको देखने को अपने को मिले। न्यूक्लियस की अपन बात कर रहे हैं, जो स्पर्मेटिड की बात कर रहे हैं, स्पर्मेटिड में जो न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस में चेंजेस दिखा जाएगा। नंबर 2 चेंजेस होगा चेंजेस इन गोल्जी बॉडी। चेंजेस इन गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है, जब अपन कहें कि जो गोल्जी काय है, उस गोल्जी काय के अंदर चेंजेस देखा जाएगा, परिवर्तन होगा। नेक्स्ट, चेंजेस इन सेंट्रोसोम। चेंजेस इन सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का मतलब हो गया कारक काय। कारक काय में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट, चेंजेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। चेंजेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में चेंजेस दिखा जाए। नेक्स्ट, चेंजेस इन साइटोप्लाज्म। चेंजेस इन साइटोप्लाज्म। चेंजेस इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दोनों साइटोप्लाज्म में चेंजेस देखा जाए। ये चेंजेस, ये सारे चेंजेस होंगे। स्पर्मेटिड के न्यूक्लियस में चेंजेस होगा, गोल्जी बॉडी में चेंजेस होगा, सेंट्रोसोम में चेंजेस, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में। कौन सी क्रिया के दौरान होगा? ये होगा स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया के दौरान, या अपन कहें शुक्र कायांतरण की जो क्रिया होगा, उस शुक्र कायांतरण
प्रोसेस में शुक्र कायमन की क्रिया में स्पर्मेटिड में ये कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। चेंजेस इन न्यूक्लियस, चेंजेस इन गोल्जी बॉडी, चेंजेस इन सेंट्रोसोम, चेंजेस इन माइटोकॉन्ड्रिया और चेंजेस इन साइटोप्लाज्म। अब क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ चेंजेस इन न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस जो होता है उस न्यूक्लियस में क्या परिवर्तन होता है। देखिए केंद्रक जो होता है उस केंद्रक में से अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है और केंद्रक में केवल जो है वो क्रोमोसोम बचते हैं। क्रोमोसोम के अलावा जो भी होता है केंद्र में उनको सबको क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। या आप ये कहें कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ होगा वो रहेगा, इसके अलावा बाकी जो होगा वो सारे के सारे बाहर निकाल दिया जाए। तो केंद्रक से आनुवंशिक पदार्थ के अलावा सभी पदार्थ जैसे आरएनए है, केंद्रिका है, केंद्रक गर्भ है, जल है, इनको बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे केंद्रक का भार जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी बात करें कि क्या होता है, भारी होता है। स्पर्मेटिड कैसा होता है, स्पर्मेटिड भारी होता है। अब जब केंद्रक में परिवर्तन होगा तो इसमें एक क्रोमोसोम या आनुवंशिक पदार्थ ये रहेगा, इसके अलावा इसके अंदर जल, आरएनए, ठीक है, की अपन बात कर रहे हैं, या अपन बात करें केंद्रिक के गर्भ की बात करें, इन सभी को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया। और जब इतनी चीजें बाहर निकल गई तो ये जो है वो भारी से कैसा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और आपको पता होगा कि हल्का जो होता है वो क्या होता है, चलने में सहायता मिलती है उसको। तो गतिशीलता जो होती है उसमें कहा कि एक्शन से चल, तो गतिशील होने में ये क्या करते हैं, सहायता इनको मिलती है। उसके बाद में हम बात करते हैं चेंजेस इन गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो होगा उस गोल्जी बॉडी में भी क्या चेंजेस देखा जाए। तो देखिए शुक्राणु जो होगा उस शुक्राणु के द्वारा अंडाणु की झिल्ली को भेदने में एक्रोसोम सहायक होता है और एक्रोसोम शुक्राणु के केंद्र के आगे टोपी नुमा संरचना होती है। और शुक्राणु जो होगा उसमें एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा एक्रोसोम होता है। ये एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है, ये एक्रोसोम पाया जाता है स्पर्म जो होगा उस स्पर्म की ऊपरी सरफेस पर, शीर्ष पर, इसके हेड रीजन पर, ठीक है, स्पर्म के हेड रीजन के ऊपर एक्रोसोम पाया जाता है। और ये एक्रोसोम क्या काम करता है कि जब स्पर्म अंडाणु से अटैच होता है तो इसकी जो भित्ति होती है, अंडाणु की भित्ति होती है, उसको भेदने का जो काम होता है वो करता है, एक्रोसोम करता है, ठीक है। तो एक्रोसोम का काम कौन कर रहा है, गोल्जी बॉडी कर। तो एक्रोसोम जो होगा उससे एक्रोसोम शुक्राणु के केंद्रक के आगे टोपीनुमा संरचना होती है। और यदि यह कहें कि शुक्राणु के द्वारा अंडाणु की झिल्ली को भेदने में एक्रोसोम सहायक होता है, तो शुक्राणु में एक्रोसोम का जो निर्माण है वो कौन कर रहा है, यहाँ पर गोल्जी बॉडी जो वो करेगी। तो गोल्जी बॉडी में क्या चेंजेस होगा, गोल्जी बॉडी का कुछ भाग ऐसा होता है जो एक्रोसोम के निर्माण में भाग लेगा, कुछ भाग ऐसा होगा जो एक्रोसोम के निर्माण में भाग नहीं लेगा। तो गोल्जी बॉडी का वह भाग जो एक्रोसोम निर्माण में भाग लेता है उसे कहते हैं एक्रोब्लास्ट। क्या कहते हैं, एक्रोब्लास्ट। एक्रोब्लास्ट का मतलब क्या हुआ, गोल्जी बॉडी का ऐसा भाग जो एक्रोसोम निर्माण की क्रिया में भाग लेता है उसे कहा जाता है एक्रोब्लास्ट। या इसको एक्रोसोमल ग्रेन्यूल भी कहते हैं, इसे एक्रोसोमल ग्रेन्यूल भी कहा जाता है। एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी का ऐसा भाग जो एक्रोसोम के निर्माण में भाग लेता है, गोल्जी बॉडी का ऐसा भाग जो एक्रोसोम निर्माण में भाग लेता है उसे एक्रोब्लास्ट कहा जाता है या एक्रोसोमल ग्रेन्यूल कहा जाता है।
और गोल्जी बॉडी का ऐसा भाग जो एक्रोसोम के निर्माण में भाग नहीं लेता है उसे एक्रोसोमल रेस्ट अपन कह सकते हैं, या अपन कहें कि उसे गोल्जी रेस्ट कह सकते हैं। गोल्जी बॉडी का ऐसा भाग जो एक्रोसोम के निर्माण में भाग नहीं लेता है उसे गोल्जी रेस्ट कहा जाता है। ध्यान देना, गोल्जी बॉडी का वह भाग जो एक्रोसोम के निर्माण में भाग लेता है, गोल्जी बॉडी का वह भाग जो एक्रोसोम के निर्माण में भाग लेता है उसे क्या कहेंगे? एक्रोब्लास्ट कहेंगे। और गोल्जी बॉडी का वह भाग जो एक्रोसोम के निर्माण में भाग नहीं लेता है उसे क्या कहा जाएगा? उसे गोल्जी रेस्ट जो है वो कहा जाता है। और एक्रोसोम की बात करें तो एक्रोसोम कणिका में कुछ लाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, मतलब अपघटी एंजाइम पाए जाते हैं जो निषेचन के समय अंडाणु की जो भित्ति होती है उस अंडाणु की भित्ति को भेदने का काम करते हैं। ठीक है, एक्रोसोम जो होगा उसमें कुछ लाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, कुछ अपघटी एंजाइम पाए जाते हैं जो इस भित्ति जो होती है उसको भेदने का काम करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं चेंजेस इन सेंट्रोसोम कि सेंट्रोसोम जो उसमें परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा कि सेंट्रोसोम जो है वो भी दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। सेंट्रोसोम दो तारकाय में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो जो है वो केंद्र के समीप होगा, उसको समीपस्थ तारकाय कहेंगे। एक केंद्र से थोड़ा दूर रहेगा जिसको अपन दूरस्थ तारकाय कहेंगे। ठीक है, तो दूरस्थ तारकाय जो होगा वो अक्षीय तंतु का निर्माण करेगा जो कि शुक्राणु के मध्य भाग पूंछ का निर्माण करता है। और केंद्र का पश्य भाग में से ये अपन बात करें कि अंदर की तरफ धंसा रहता है जिसे परफोरेशन कहते हैं, और निकटस्थ तारकाय जो होगा उसके अंदर ये क्या होगा? धंसा रहेगा। उसके बाद में बात करें चेंजेस इन माइटोकॉन्ड्रिया की, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा उस माइटोकॉन्ड्रिया में परिवर्तन देखा जाए कि स्तनधारी जो है उन स्तनधारियों के में दूरस्थ तारकाय जो है उस दूरस्थ तारकाय के नीचे अक्षीय तंतु के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल क्रम में पाया जाता है जिसे अपन निबेन क्रम कहते हैं। और अन्य कशेरुक प्राणियों में माइटोकॉन्ड्रिया जो है गुच्छों में होता है जिसे अपन कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लम्पस कहते हैं। अन्य जो कशेरुक जंतु होंगे उसमें वो सर्पिल क्रम में व्यवस्थित न होकर समूह में व्यवस्थित होते हैं जिसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लम्पस कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया और अक्षीय फिलामेंट मिलकर शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को गति प्रदान करने के लिए क्या काम करता है? ऊर्जा उत्पन्न कराता है। आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो स्पर्म जब गतिशील होगा, गति करने में के लिए उसको आवश्यकता होगी, किसकी आवश्यकता होगी? एनर्जी की आवश्यकता होगी। वो कौन प्रोवाइड कराएगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसको प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद आता है चेंजेस इन साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में क्या चेंजेस होगा? देखिए, साइटोप्लाज्म जो है या अपन कहें कोशिका द्रव्य का अधिकांश भाग बाहर निकाल दिया जाता है और शेष बचा हुआ कोशिका द्रव्य मध्य भाग पर एक पतली परत के रूप में जमा हो जाता है जिसे मैनचेट कहा जाता है। क्या कहेंगे उसको? मैनचेट उसको कहा जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य का लगभग सारा भाग बाहर निकाल दिया जाएगा और कुछ भाग जो होगा वो क्या होता है? कोशिका द्रव्य, कुछ भाग जो होगा कोशिका द्रव्य का वो मध्य भाग पर पतली परत के रूप में वहां पर स्थित रहता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? मैनचेट कहते हैं। और शुक्राणु के मध्य भाग के पश्य सिरे पर एक गहरे रंग की वलय भी दिखाई देती है जो मध्य भाग और पूंछ भाग के बीच सीमा का निर्माण करती है और इस वलय को कहा जाता है रिंग सेंट्रियोल, इसको कह सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस की जो क्रिया होगी उसमें देखने को मिलेगा जिससे स्पर्म होगा उसका फॉर्मेशन। अब मैं भी आपको स्पर्म की संरचना बना के आपको बताता हूँ।
अपन ने बात की है ये स्पर्म जो है उस स्पर्म की संरचना है जिसको अपन डिवाइड कर रहे हैं हेड, मिड पीस और टेल। या अपन नेक में भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो हेड, नेक, मिड पीस और टेल। तो जिसमें ये हेड रीजन होगा और इसका जो हेड रीजन होगा जिसको अपन शीर्ष भाग अपन कह सकते हैं, इस शीर्ष भाग में ये जो इसका शीर्ष भाग है, इस शीर्ष भाग में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये शीर्ष भाग है, इस शीर्ष भाग के अंदर क्या पाया जाता है, ये न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस जैसे बताया कि स्पर्मेटिड्स में सूत्रकालिक होगा, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, गुणसूत्र वगैरह प्रेजेंट रहेंगे, बाकी सारा मैटर जो है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और इसके ऊपर जो है यहाँ पर एक्रोसोम पाया जाता है और इस एक्रोसोम का जो निर्माण होता है, इस एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। एक्रोसोम का निर्माण कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करेगा। मैंने भी बताया था कि गोल्जी बॉडी का वह भाग जो एक्रोसोम के निर्माण में भाग लेता है उसे एक्रोब्लास्ट कहते हैं और गोल्जी बॉडी का वह भाग जो एक्रोसोम के निर्माण में भाग नहीं लेता है उसे गोल्जी रेस्ट कहा जाता है। ये जो एक्रोसोम होता है, इस एक्रोसोम में कुछ लयनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, कुछ अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या काम करते हैं, जो अंडाणु की जो झिल्ली होती है उसको भेदने का काम करते हैं। क्योंकि जब निषेचन की क्रिया होती है, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तो क्या होगा, स्पर्म अंडाणु के संपर्क में आएगा और अंडाणु की भित्ति को भेद कर उसके अंदर प्रवेश करता है। तो वो अंडाणु की भित्ति को भेदने का काम कौन करेगा? एक्रोसोम करेगा। तो ये एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है? इसका हेड रीजन जो होगा वहां पर मौजूद होता है। इसके नीचे ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस होगा, उसमें से सारा मैटर जो है क्रोमोसोम के अलावा बाहर निकाल दिया जाएगा, तो कैसा हो जाएगा? थोड़ा हल्का हो जाएगा। ये अंदर की तरफ जहां पर कुछ धसा हुआ रहता है उसको परपोरेशन कहा जाता है। यहाँ पर ये जो भाग की अगर हम बात करें तो उसको अपन कह सकते हैं एक प्रकार से परपोरेशन वाला जो भाग है वो अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें नीचे की तरफ कि तारकाय पाया जाता है और तारकाय जो होता है वो भी क्या होता है? दो प्रकार का होता है, दो भागों के अंदर जो है वो दसा हुआ रहता है। तो केंद्रक के पश्य भाग में से अंदर की तरफ क्या होता है? धसा रहता है, जिसे परपोरेशन कहते हैं। केंद्रक के इसके पश्य भाग से, ये पश्य भाग हो गया, पश्य भाग से थोड़ा धसा रहता है, तो ये भाग जो है उसको परपोरेशन कहा जाता है। और इसके नीचे जो है वो कौन सा तारकाय होता है? निकटस्थ तारकाय जो है वो पाया जाता है। यहाँ पर ये कहें कि ये जो परपोरेशन वाला भाग होता है इसमें निकटस्थ तारकाय जो होगा वो इसके अंदर क्या होता है? धसा रहता है। इसके अंदर परपोरेशन वाले भाग। इसके नीचे डिस्टल सेंट्रियोल पाया जाता है, या अपन कहें दूरस्थ तारकाय पाया जाता है। और ये जो दूरस्थ तारकाय होता है, इस दूरस्थ तारकाय किससे जुड़ा हुआ है? अक्षीय फिलामेंट के द्वारा। या दूरस्थ तारकाय दूरस्थ क्यों कहा? क्योंकि केंद्र के दूर है। इसको निकटस्थ कहा, क्यों कहा? क्योंकि केंद्र के निकट है। जो केंद्र के समीप है, जो केंद्र के निकट है, उसको कहा निकटस्थ तारकाय। और जो केंद्र से दूर है उसको कहा दूरस्थ तारकाय। तो दूरस्थ तारकाय जो केंद्र से दूर होता है वो अक्षीय तंतु, ये वाला है अक्षीय फिलामेंट, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं? अक्षीय तंतु। अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। और ये अक्षीय तंतु जो होगा वो क्या काम करता है? शुक्राणु का मध्य भाग का निर्माण करता है और पूंछ जो है उसका निर्माण जो होगा उसके द्वारा किया जाता है। ओके। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर ये इसका मध्य भाग में ये जो अक्षीय तंतु है जिसको अपन अक्षीय फिलामेंट कहते हैं, इसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये इस अक्षीय तंतु
के चारों तरफ सर्पिल क्रम में पाया जाता है। तो जब ये सर्पिल क्रम में पाया जाता है तो इसको यहाँ पर कहा जाता है निवेद क्रम। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इस स्पर्म को एनर्जी प्रदान करता है। ये जब स्पर्म गतिशील होता है, जब ये गमन करता है तो इसको एनर्जी जो है प्रोवाइड कराई जाती है किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतु के चारों तरफ सर्पिल क्रम में पाया जाएगा तो उसे निवेद क्रम कहते हैं। और कुछ तंतुओं में यह गुच्छे में पाया जाता है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया क्लम्पस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया गुच्छा उसको अपन कहेंगे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो इसके चारों तरफ क्या होगा? सर्पिल क्रम के अंदर पाया जाता है, जो कि इसके अक्षीय फिलामेंट या अपन स्पर्म जो है उसका क्या करता है? मध्य भाग का निर्माण करेगा और इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक। और उसके बाद की अपन बात करें कि साहब इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य भरा रहता है उस कोशिका द्रव्य को भी क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। और शुक्राणु का मध्य भाग होगा उसके पश्चिमी सिरे पर एक गहरे रंग की वलय दिखाई देती है जो मध्य और पूंछ के मध्य, जो मध्य भाग और पूंछ के मध्य एक अपन कह सकते हैं कि एक रेखा का निर्माण करते, सीमा रेखा का निर्माण करते हैं जिसे रिंग सेंट्रियोल कहा जाता है। पश्चिम भाग जो होगा उस पश्चिम भाग के अंदर क्या किया जाता है? एक वलय पाई जाती है जो कि मध्य भाग और पूंछ वाले भाग को में मध्य सीमा रेखा बनाती है जिसको रिंग सेंट्रियोल अपन कहेंगे। और इसके नीचे जो है वो क्या पाया जाएगा? टेल रीजन पाया जाएगा। इसका पूंछ जो रीजन होगा वो पूंछ रीजन इसका पाया जाएगा। इस प्रकार की जो संरचना होती है किसकी होती है? स्पर्म की होती है। और इनको स्पर्म जो होगा उसको पोषण प्रदान करने का काम जो होगा वो कौन करता है? सर्तोली सेल्स करती है। कौन करेगा? सर्तोली कोशिका। और ये सर्तोली कोशिका जो होगी वो क्या काम करती है? स्पर्म को पोषण प्रदान करती हैं और इसे आलंबन प्रदान करती हैं, इसे सहारा प्रदान करने की जो है वो क्रिया की जाती है इसके द्वारा, सर्तोली सेल्स के द्वारा। तो ये जो संरचना जो निर्मित हुई है वो संरचना किसकी बनाई? अपन ने स्पर्म की बनाई। तो ये जो स्पर्म जब निर्मित हो जाएगा किसके द्वारा? जब स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होगी और स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा जब स्पर्म का निर्माण हो जाएगा तो ये स्पर्म होगा वो कैसा हो जाएगा? देखिए गोल से कैसा हो गया? चपटा हो गया, गतिशील हो जाएगा। पूंछ भी पाई जाती है इसके अंदर, हल्का हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। और ठीक है, ये जो चर्चा की अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस की अपन ने चर्चा की है। एक बार मैं थोड़ा सा वापस से थोड़ा इसको ब्रीफ करता हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि स्पर्म के निर्माण की क्रिया को अपन क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। और स्पर्म का निर्माण कहाँ होगा? स्पर्म का निर्माण होगा नर के प्राथमिक जननांगों में। और नर के प्राथमिक जननांग क्या है? वृषण। इसका मतलब स्पर्म का निर्माण कहाँ होगा? वृषण में होगा। तो नर के प्राथमिक जननांग में नर युग्मक क्या स्पर्म के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहेंगे? शुक्राणु जन्म कहेंगे या स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। किससे होगा? नर के प्राथमिक जननांगों की पीजीसी से। पीजीसी का मतलब हो गया प्रीमोर्डियल जर्म सेल से इसका निर्माण होगा। तो ये जो शुक्राणु जन्म की जो क्रिया होगी इसमें क्या होगा कि 2 चरणों में संपन्न होगी। और 2 चरण की अपन बात करते हैं तो वो आएगा आपका स्पर्मेटोसाइटोसिस और एक होगा स्पर्मियोजेनेसिस। और देखिए इस क्रिया में जो कि पीजीसी से क्या निर्मित हो रहे हैं? गैमेट्स बन रहे हैं। तो इस क्रिया में विटामिन ए, विटामिन ई की आवश्यकता होगी, एफएसएच हार्मोन की आवश्यकता होगी, एलएच हार्मोन जो होगा उसकी यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो 2 चरणों में संपन्न होगा स्पर्मेटोसाइटोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोसिस क्या होगा कि नर के प्राथमिक जननांगों की पीजीसी मतलब प्रीमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटिड के निर्माण की क्रिया, ध्यान रखना यहाँ पर स्पर्म नहीं बोलूं, अगर स्पर्म निर्माण की क्रिया होगी तो
क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। यहां पर स्पर्मेटोसाइटोसिस की बात कर रहा हूं, तो नर के प्राथमिक जननांग की पीजीसी से किसका निर्माण, स्पर्मेटिड के निर्माण की प्रोसेस को स्पर्मेटोसाइटोसिस कहते हैं। और स्पर्मेटोसाइटोसिस की क्रिया भी 3 चरणों में संपन्न होती, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्व प्रावस्था। गुणन प्रावस्था जो होगा उसमें समसूत्री विभाजन होगी, और समसूत्री विभाजन, बार बार समसूत्री विभाजन होने से स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होगा। और ये कैसे होगी, 2n। अगर अपन बात करें पीजीसी की, वो कैसे होगी, 2n। और चूंकि समसूत्री विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन का मतलब होता है समानुपुत्री कोशिकाओं का निर्माण, तो उससे जो स्पर्मेटोगोनिया बनेगी वो कैसे बनेगी, 2n। उसके बाद दूसरी प्रावस्था ग्रोथ फेज है, वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था क्या होगी कि इसमें जो स्पर्मेटोगोनिया बने वो अपने आकार और आकृति में क्या कर लेंगे, वृद्धि करेंगे, और लगभग 2 गुना या 3 गुना अपने आकार को बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसमें कोई विभाजन नहीं है। उसके बाद तीसरी फेज मैच्योरेशन फेज है। मैच्योरेशन फेज होगा, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब हुआ गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, और जब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी तो इसका मतलब 2n से क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसके अंदर प्रोफेज अवस्था जो है वो सबसे बड़ी अवस्था, जिसमें प्रोफेज अवस्था जो होगा उसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, बैक्टीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस की सारी क्रियाएं जो है उसके अंदर संपन्न होंगी। उसके बाद के अंदर जो है इसमें सेकेंडरी मियोसिस होगा, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा, जो कि एज ए समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन के समान होता है, और उससे किसका निर्माण होगा, स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। और ये स्पर्मेटिड कैसे होते हैं, गोल होते हैं, अगतिशील होते हैं और भारी होते हैं। ठीक है, जब ये स्पर्मेटिड बन गए उसके बाद में स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होगी। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब हो गया शुक्राणु कायंत्रण की क्रिया होगी, कि इनके अंदर कायंत्रण वाली क्रिया होगी। क्या होगा, इसमें कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन होंगे। तो स्पर्मेटिड के न्यूक्लियस में चेंजेस होगा, गोल्जी बॉडी में चेंजेस होगा, सेंट्रोसोम में चेंजेस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चेंजेस होगा, और साइटोप्लाज्म में चेंजेस होगा। जब इसमें चेंजेस होगा, सभी के अंदर चेंजेस होगा, तो जो स्पर्मेटिड गोल था वो थोड़ा चपटा हो जाएगा, जो भारी था वो हल्का हो जाएगा। हल्का क्यों होगा, वही साइटोप्लाज्म को बाहर निकालेगा। इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में गुणसूत्रों के अलावा जो आनुवंशिक पदार्थ, उसके अलावा सब चीज को बाहर निकालेगा, तो हल्का हो जाएगा। और जब हल्का हो गया और नुकीला हो गया, उसका मतलब वो कैसा हो जाता है, गतिशील हो जाता है। ठीक है, तो वो इस प्रकार से गतिशील जो अपन कहें कि स्पर्म जो होगा उस स्पर्म का निर्माण हो जाए ना। ये स्पर्म कई प्रकार के होते हैं, यूनिफ्लेजिलेट, बाइफ्लेजिलेट, हेक्साफ्लेजिलेट, जिसमें एक फ्लेजिला वो यूनिफ्लेजिलेट, 2 फ्लेजिला है वो बाइफ्लेजिलेट हो गया, जिसमें 6 फ्लेजिला वो हेक्साफ्लेजिलेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्पर्म जो होगा उस स्पर्म का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और इसमें हेड रीजन, मिड पीस और टेल रीजन। हेड रीजन की बात करें तो हेड रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, एक्रोसोम प्रेजेंट होगा। इस एक्रोसोम का निर्माण कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करेगी। और ये एक्रोसोम का काम क्या होता है, अंडाणु की भित्ति को भेदने का काम होता है। गोल्जी बॉडी का ऐसा भाग जो एक्रोसोम के निर्माण में भाग नहीं लेता है उसे गोल्जी रेस्ट कहा जाता है। गोल्जी बॉडी का ऐसा भाग जो एक्रोसोम के निर्माण में भाग लेता है उसे गोल्जी ब्लास्ट कहा जाता है। इसके नीचे है न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस पश्चिम भाग से थोड़ा घिसा रहता है, इस भाग को परफोरेशन कहा जाता है। ठीक है, और ये इसके नीचे जो है वो तारकाएं पाए, 2 तारकाएं, एक सल्फस तारका है, एक दूरस्थ तारका है। सल्फस तारका इस परफोरेशन वाले भाग में दर्शाता है, नीचे की साइड में दूरस्थ तारकाएं पाया जाता है। ये दूरस्थ तारका किसका निर्माण करता है, अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। और ये अक्षीय तंतु क्या काम करती है, मिड पीस बनाने का काम करती है, शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण करती है। इससे सर्पिल ये जो अक्षीय तंतु है, इस अक्षीय तंतु के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल क्रम में पाया जाता है, जिसे निवेन क्रम कहते हैं। जिन जंतुओं में ये सर्पिल क्रम में ना पाया जाकर गुच्छे में पाया जाता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया कलम्पस कहा जाता है। और ये अक्षीय तंतु कहां तक जाता है, पूंछ तक जाता है, पीछे पूंछ का निर्माण करता है,
मध्य भाग का निर्माण करेगा, उसके टेल रीजन का निर्माण करेगा। इसके मध्य भाग और टेल रीजन के बीच में एक वलय पाई जाती है जिसको रिब्स एंटीरियर कहा जाता है, जो क्या काम करती है, उच्च और मध्य भागों में के बीच एक सीमा रेखा बनाती है, उसको अलग करने का काम करती है। और दूसरी बात हम कहें जो स्तंभ है उसको पोषण प्रदान करने का जो काम है वो कौन करता है, वो सर्टोली सेल्स करती हैं, या अपन कहें कि सर्टोली कोशिकाएं जो हैं वो इसको पोषण प्रदान करने का काम करती हैं और इसको आलंबन प्रदान करने का काम करती हैं, इसे सहारा प्रदान करने का काम जो होगा वो इसके द्वारा किया जाएगा। और स्पर्म का कार्य की बात करें तो स्पर्म का कार्य होगा अंडाणु की भित्ति को भेदना। जब निषेचन की क्रिया होगी, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया, निषेचन की क्रिया, भाई निषेचन का मतलब क्या होता है, नर और मादा युग्मकों का आपस में मिलना। फर्टिलाइजेशन जो होता है तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है नर और मादा युग्मकों का आपस में संलयन, फ्यूजन। और जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तो जैसे नर युग्मक तो कौन हो गया, स्पर्म हो गया, और मादा युग्मक कौन हो गया, अंडाणु। तो जब वो इसके संपर्क में आएगा तो क्या करेगा, अंडाणु की जो भित्ति है उस अंडाणु की भित्ति को भेदने का काम करेगा। और जैसे अंडाणु की भित्ति को भेदेगा, भेदने के बाद में स्पर्म जो होगा वो अंडाणु में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। और जब वो अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाएगा तो अंडाणु के अंदर प्रोन्यूक्लियस मौजूद होगा और शुक्राणु का प्रोन्यूक्लियस मौजूद होगा। तो अंडाणु और शुक्राणु का प्रोन्यूक्लियस पराग केंद्र जिसको अपन कहते हैं वो आपस में क्या होगा, मिलेगा। और जब ये आपस में मिलेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्यूजन की क्रिया हो जाएगी, अपन कहेंगे निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होगी, और जिससे इसका निर्माण होगा, जाइगोट का निर्माण होगा। इसका निर्माण होगा जाइगोट। तो स्पर्म जो है उस स्पर्म का काम क्या होगा, अंडाणु की भित्ति को भेदना और अंडाणु में प्रवेश करना और अंडाणु के पराग न्यूक्लियस से प्रयाग न्यूक्लियस का फ्यूजन करवाना, इसका काम होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से गतिशील होगा, तो वहां पर जाकर ये काम करेगा। तो ये जो अपने बात की है, ये जो चर्चा की है वो अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस की बात की है, जिसमें अपन कह सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होगी उसमें स्पर्म का निर्माण होगा। और ये स्पर्म का निर्माण किससे होगा, ये स्पर्म का निर्माण पीजीसी से होगा, है ना। तो जैसे ये पीजीसी का मतलब हो गया प्रीमोर्डियल जर्म सेल, आदि जनन कला कोशिका, और इससे क्या बन जाएंगे, गैमेट बन जाएंगे। क्या बनेंगे, गैमेट। और गैमेट, और इस क्रिया को क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेट्स और नर गैमेट्स क्या होता है, अगर हम नर गैमेट्स की बात करते हैं तो नर गैमेट्स क्या होता है, स्पर्म का निर्माण। और इसकी क्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन ए, विटामिन ई, FSH हार्मोन, LH हार्मोन। तो ये क्रिया जो होती है, अगर कहा जाए कि साहब ये क्रिया किसके नियंत्रण में होती है, एक्सेस के नियंत्रण में होती है। तो ये इन विटामिन की और इस हार्मोन की आवश्यकता होगी किसके निर्माण में, स्पर्म के निर्माण में, या ओवम की बात करें उसके निर्माण में। तो ये स्पर्म का निर्माण किससे होगा, ये स्पर्म का निर्माण होगा प्रीमोर्डियल जर्म सेल से, पीजीसी होगा, उससे स्पर्म का निर्माण होता है। और प्रीमोर्डियल जर्म सेल पराग या आदि जनन कला कोशिका से स्पर्म के निर्माण की क्रिया को भी स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपनी बात की है आज स्पर्मेटोजेनेसिस।